कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा आइदर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है। आप मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है जिसमें उनका कद काट जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओज जो है वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री है कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है, हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे, हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। उनकी फिलॉसफी ये थी कि वो कहते थे पूरी दुनिया को जिहाद के जरिए सबको मुसलमान कर दो। क्यों वजह बस ये, मैं आपको यही तो कहता हूं, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है। एक सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि विद दिस थिंग इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माय सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग the weaknesses of American foreign policy। और जिस तरीके से Bhutan and China is abusing their American weak foreign policy, काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी कोई इसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम। और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर मच बेटर पोजीशन देन एनी अदर कंट्री इन द रीजन में। तट साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं, इंडियन जो नेवी है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है, आपने स्ट्राइक करना, फायर करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेवीज हैं दुनिया की, वो उनका काम यही होता है पायरेसी के अगेंस्ट एंड ऑल दैट प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक मिसाइल करने की बात कर रहा है। इसके लिए करेज चाहिए, बिकॉज इंडिया अपने फुटप्रिंट से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तो आपने किया, जस्ट आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन ईयर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं आगे से रिस्पांस में होती, फिर अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। आप इसको किस एंगल से देखें? मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा आइदर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है। आप मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव
आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काट जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल। और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए वहां पे उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टेट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सरदमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। अब दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओ जो है वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पास दे डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइस होता है, चिमा साहब एक और बात था, खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगी इन सर्कमस्टांसेस में। और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं लाके आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइसेस होंगे? जब आप व्हाइल यू आर सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, आप बिल्कुल दर हकीकत देखें चीमा साहब, मैंने अगले दिन भी शायद आपके सेगमेंट में कहा था, हमारे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री है कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है, हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे? हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। आप इसके अलावा इस पर डिबेट की जा सकती है और मैं बड़े वसूख के साथ ये चीजें कह रहा हूं। तो देखें आजकल आपको दो चार चीजें हैं। आईएमएफ के पीछे आप क्यों फिरते हैं? आईएमएफ आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, पैसे थोड़े से देता है, लेकिन आपको जो भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई वाले वो कहते हैं आईएमएफ की सर्टिफिकेशन लाओगे तो फिर पैसे देंगे। असल में आपकी नजर उन पे होती है। आईएमएफ तो वो आपको सर्टिफाई करते हैं, आपको वो एक ना स्टिकर देते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ स्टिकर लाता है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिथों मर्जी खरात मार लो जाके। दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप विद द आईएमएफ। वरना आईएमएफ तो आपको पता ही इनके पास अपने खुद आप इतने पैसे नहीं रहे। लेकिन चीमा साहब दुख के साथ मैं जब आपने पाकिस्तान की मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, अभी तक किसी जी शऊर इंसान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, जो भी फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे हैं, किसी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है पाकिस्तान। गलती से उनसे मुंह से नहीं निकला कि यूथ को किस तरह एजुकेट करना है। गलती से उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त लोग कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान आते हैं, जो सब सामान भी नहीं बुक कराते, क्योंकि पता होता है ना कोई पता नहीं किस वक्त जाना है। कैरी ऑन के साथ आते हैं, वायरें होती हैं डॉलरों की, वो भी यहाँ से जो डॉलर वो तो पाकिस्तान पहुंचते नहीं, कैरी ऑन के साथ जाते हैं, कैरी ऑन के साथ लंदन आ जाते हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि कायदे आजम साहब की कल बर्थडे थी। मैंने कहा था कायदे आजम साहब आई एम सो सॉरी अबाउट इट,
कि आपने पाकिस्तान बनाया है, तो ये लोग जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया, ये तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है, इनका कैपिटल तो आज भी लंदन है, ये तो आज भी पाउंड के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप इस पे डिबेट कर लेंगे, आपका कैपिटल इस्लामाबाद है या लंदन? आप तो लंदन से ऑपरेट होते हैं सारे। आपके देखे ना, ये आपकी ये मुस्लिम लीग का अभी जो हमारे नए वज़ीर आज़म साहब है, सारी डीलें लंदन, और दूसरा चीखता है जेल में लंदन प्लान, क्यों इस्लामाबाद प्लान क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि प्लान बनी लंदन में। शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद है, जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, रात को फ्लाई करके वापस चले गए लंदन, बच्चे सबके वहां बैठे, अमीरुल मोमिनीन जो जेल में, उसके बच्चे भी वही हैं, ये इनके सब तोते पोते जो सारे नवाज शरीफ के भी वही हैं। तो ये एक कायद आजम साहब, आप सारे के सारे कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। इलेक्शन, मैं अगले दिन में इलेक्शन हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुट मार आपका बिल्कुल चल रही, बिल्कुल खुली। पता नहीं, मैंने अगले दिन किसी को कहा था कि आपने अपनी जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी महारत के साथ 76 साल बेची, 76 साल मुसलसल बेच रहे हैं। तो देखिए सर, ये भी एक डायलेमा नहीं है कि जाहिर बात है 97-8% मुसलमान है इस मुल्क के अंदर, तो जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो जाहिर बात है उनके ऊपर ये लगेगा जी ये तो मुसलमान नहीं है, ये हमारे, वो क्या करेंगे। सो लार्जली कई लोगों का मैंने ये सुना है, जो मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, कि ये एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, या ऑलमोस्ट लड़ ही नहीं सकते, और फिर लड़ें तो जीत भी तो सकते ही नहीं है अगर वो नॉन मुस्लिम हो। तो इस पर क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, मैं इस पे कहूंगा इलेक्शन लड़ना तो बहुत बड़ा स्टेप है गैर मुस्लिम के लिए। पाकिस्तान के अंदर रहना गैर मुस्लिम के लिए फुल टाइम जॉब है, मोर देन फुल टाइम जॉब। किस तरह रहेंगे? मैं उसी मुल्क से आया हूं, मैं अपनी आंखों से खुद देख कर आया हूं कि क्रिश्चियंस के साथ आप किस तरह पाकिस्तान में बिहेव किया जाता है, मैं देख कर आया हूं। आप अभी तक, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल होते हैं 20-20, 30-30 साल के अंदर। मैंने देखा कि कंट्री रिवाइव करके दोबारा अपनी इकॉनमी ठीक, लेकिन अपनी मॉरल बैंक्रप्सी का क्या करेंगे? आप मॉरल बैंक्रप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कोई मोरालिटी है ही नहीं, कोई मोरालिटी। और गैर खास कर मेरा बल्कि देखें, मैं खुद मुसलमान हूं, हाउ डेयर यू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर फेथ। उनका पर्सनल मैटर है, जो भी मैटर है उनका पर्सनल मैटर है। आप अपनी विल को, अपनी ओपिनियन को जबरदस्ती किसी पे इन्फोर्स क्यों करते हैं? बल्कि इस्लाम के अंदर यह मौजूद है इस चीज का कि आप बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। मुझे इत्तेफाकन अगले दिन इत्तेफाक हुआ, जो अखवानुल मुस्लिमीन है उनके जो हेड थे, तो उनके सैयद उनका नाम था, जो उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की इजिप्ट के अंदर, मुझे उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ उनके बारे में पढ़ने के लिए। वो उनकी फिलॉसफी ये थी कि वो कहते थे पूरी दुनिया को जिहाद के जरिए सबको मुसलमान कर दो। क्यों? वजह बस ये, मैं आपको यही तो कहता हूं, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है, और आप कहते हैं कि हमारी जबान ही बोली जाए, हमारा फेथ ही हो सारा कुछ। आप कहीं भी मिडिल ग्राउंड पे आना नहीं चाहते, यही ज्यादती। और इसी वजह से पाकिस्तान में चीमा साहब जो 1947 में 21% थे यहाँ पे हिंदू बरादरी थी, आज 1%। तार साहब, वैसे मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। ये जो स्टेटमेंट है ना आपका 21 का, ये बेसिकली अमित शाह ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कोट किया था, और मैंने इसका जो डाटा निकाला, और इसके ऊपर इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जिसको मैंने प्रॉपर स्टडी किया। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 13% थी नॉन मुस्लिम की, दोनों में मिला के, ठीक है। उसमें से कुछ पाकिस्तान में थे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 7% भी थे, तार साहब सवाल ये पैदा होता है वो 7% भी क्यों नहीं रहे। अब अगर इसी पे अगर हम आ जाएं, क्योंकि ये बहुत सारे ये सवाल किया गया इंडिया के अंदर भी, जैसे आपने कहा 21% वाला, बहुत सारे लोग 21% को कोट कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और ये इंटरनेट पे मीडिया पे आपको मिलेगा इस हवाले से, जिसको अमित शाह ने इंडियन पार्लियामेंट में कोट किया था। लेकिन मैं आपसे इसी बात पे एग्री करता हूं सेकंड पार्ट पे कि 21% की बजाय अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 7% थे, तो अब वो 1% क्यों रह गए हैं? ये भी एक सवाल है। हमने उनको वो मुकाम क्यों नहीं दिया, और उनको वो क्यों नहीं समझा कि ये जैसे हैं वैसे रहें? हमने ये क्यों महसूस किया कि नहीं, इनको जो है वो इनको फेथ से हटा दिया जाए, उनको फोर्स किया जाए? ऑब्वियसली ये भी एक क्वेश्चन है तार साहब, जिसको जारी बात है इस पर कोई बोलता नहीं है, बात नहीं करता, आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, और पॉलिटिशियन तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इस हवाले से ये चीज़ है। ये ट्रेंड नहीं जी, नहीं पॉलिटिशियन क्यों करते हैं? यहाँ पे लोग नए पाकिस्तान से आके जब उनको मौलाना रिजवी साहब के वोट सामने नजर आते हैं, वो फौरन रियासत मदीना पे चले जाते हैं।
वो अय्या कनाब दुनैया अस्ताइन शुरू कर देते हैं, हालांकि अपने बच्चे जो है जो बगैर शादी के हुए उनको अबैंडन कर रखा है। मुझे अगले दिन पता चला कि मुर्शिद साहब ने आज तक अपनी लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उससे बात ही कभी नहीं की। ये किस तरह का इस्लामिक चीज है भाई? आपकी बच्ची है, डीएनए प्रूव हुआ है ना, आप उनको खर्चा देते हैं ना आप उससे बात करते हैं, आप उसके बाप ही नहीं। जब आप उसके साथ कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे भैया? जो आपकी बच्ची है, आपकी डीएनए है, उसकी शक्ल मिलती है आपके साथ, हॉस्पिटलों ने प्रूव किया आपका डीएनए उसके साथ मिलता है। तो ये कौन सा इस्लाम है? लेकिन वो कहते नहीं जी इस्लाम इस्लाम। चलो यही वजह है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी जी, मतलब दूसरों के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने रिलीजन पे मास्टरी कर लें, पहले अपने रिलीजन को पहले पढ़ लें आप कि आपके रिलीजन की खुद की फिलॉसफी क्या है। आपका सारा जोर रिचुअल पे है, आपको बिल्कुल नहीं पता। आप कभी सर्वे करके देखें किसी मस्जिद में नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती मुजाहिदीन को, लेकिन एक दूसरे को काफर काफर बड़े आसानी से कहना बहुत आसान। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई साहब तारा बता रहा है कि भाई साहब भारत जो है राइजिंग सुपरस्टार बनने जा रहा है। मतलब कि अमेरिका और जो अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मतलब कि इतनी उनमें ताकत नहीं है कि भारत से वो उलझ सके। कि भारत मतलब कि जैसे अमेरिका पहले डराता था ना दूसरे देशों को कि भाई साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसे आज भारत धमकाता है सबको, क्योंकि भारत की अब चलती है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि क्योंकि भारत का ना किसी से अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो अमेरिका से है, ना तो रशिया से, ना ही चाइना से। लेकिन भाई रशिया से इतना है कि भाई साहब भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है और पक्की है, क्योंकि जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा था तो तब रशिया ने ही मतलब कि भारत को सहायता दी थी और अमेरिका के जो शिप्स खड़े थे उनको काउंटर किया था। ठीक है, जो पाकिस्तान की जो बात करी जा रही है ना कि मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि भारत को टक्कर देगा, आगे चल के इकोनॉमिक पावर बनेगा। भाई साहब कैसे बनोगे? पहले आईएमएफ से तो अपनी जान छुड़ा लो भाई साहब। आईएमएफ भाई साहब आए दिन तुम्हें जूते मारता है भाई, शर्तें तुम पे लगाता है कि भाई साहब तुम इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, तुम आवाम को ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। पहले आईएमएफ से तो अपनी जान छुड़ाओ कि भाई साहब हर के सामने मतलब आईएमएफ के सामने तुम कटोरा लेके पहुंच जाते हो कि भाई साहब हमें ये इतना पैसा दे दो, इतना बेल आउट पैकेज दे दो, इतना दे दो। मतलब कि भाई साहब आईएमएफ भी भाई साहब बैंकक्रप्ट होने वाला है। मुझे तो ये लगता है कि भाई आईएमएफ जितनी बार पाकिस्तान ने लोन लिया है ना आईएमएफ से, भाई आईएमएफ भी सोचता होगा भाई साहब ये मतलब कि इतना लोन ले जाते हैं भाई साहब, लेकिन करते क्या है इतने लोन का भाई साहब? मतलब कि यार इतना लोन तो किसी ने भी नहीं लिया होगा भाई साहब आईएमएफ से। वर्ल्ड बैंक से तो चल इतना नहीं लेते, लेकिन आईएमएफ से तो भाई साहब मतलब धोती खोल रखी है आईएमएफ की। तो मतलब कि आईएमएफ से तो इतना लोन ले रखा है पाकिस्तान ने, मतलब कि जब किस्त चुकाने की बारी आती है तो भाई साहब नया ड्रामा कर देते हैं। मतलब कि जब किस्त चुकाने की बारी आती है तो नया ड्रामा करते हैं भाई साहब। देखो यार हम मुल्क चुरन दिया जाता है, मतलब कि पहले मुल्क को चुरन दिया जाता है आवाम को कि देखो मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। ठीक है, और मतलब कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आईएमएफ से यही गुजारिश है, आईएमएफ से यही गुजारिश है कि भाई साहब थोड़ा सा मोहलत दे दी जाए पाकिस्तान को कि मतलब बाद में किस्त चुका सके। इसलिए हमें एक और बेल आउट पैकेज रोल ओवर कर दे, किस्त को जो है ना रोल ओवर कर दे और हमें बेल आउट पैकेज दे दे नया वाला। तो भाई साहब कितनी बार ये मतलब कि आईएमएफ के सामने घुटने टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, और भाई साहब आईएमएफ भी भाई साहब फुल अपनी शर्तें मनवाता है इनसे कि भाई साहब देखो भाई साहब अब तुम्हें जो करना है ना हमारे हिसाब से करना है। भाई पहले पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि भाई पाकिस्तान पहले आईएमएफ से अच्छे से मतलब अपनी जान छुड़ा ले, फिर भारत को काउंटर करने की सोचे, ठीक है, फिर दुनिया में खित्ते में खुलने की सोचें। ठीक है भाई साहब, तुम एक चीज़ एक्सपोर्ट करते नहीं हो किसी देश को, बस चाइना से मतलब ये लेन देन कर लेते हैं थोड़ा। वो चाइना भी तो इसलिए करता है कि ना भारत के खिलाफ इनको यूज़ कर सके, बस यूज़ करते हैं भाई साहब। मतलब दुनिया इनको यूज़ करना जानती है भाई साहब। ये भी तो भाई दुनिया को यूज़ करते हैं, ये भी तो अमेरिका को यूज़ करे हैं भाई कितनी बार भाई। मतलब अफगानिस्तान में जब अमेरिका घुस गया था तो भाई साहब इन्होंने भी तो डॉलर बनाए थे भाई साहब, इन्होंने भी तो डॉलर पकड़े थे भाई साहब, खूब सारे डॉलर पकड़े थे भाई साहब। मतलब कि जितने भी अफगान मुजाहिदीन आए थे ना पाकिस्तान में तो भाई साहब उनको रखने के लिए तो कितना पैसा पकड़ा था इन्होंने अपनी ज़मीन से काउंटर करवाने के लिए भाई साहब, अफगानिस्तान में काउंटर्स करवाने के लिए। तो भाई साहब वो काउंटर अटैक करने के लिए तो भाई इन्होंने अपनी ज़मीन दी थी ना, ये तो सब जानते हैं भाई साहब। तुम पहले डॉलर पकड़ते हो, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था ना अपने एक ट्वीट में कुछ सालों पहले कि भाई साहब पाकिस्तान ने 33 बिलियन डॉलर खा चुका है अमेरिका का, और हमें कुछ भी नहीं दिया, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप के बोल हैं जो कि भाई साहब अब बिल्कुल बदल चुके हैं। मतलब कि अब तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप मतलब डिनर करवा रहा है वाइट हाउस में पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भाई साहब अमेरिका बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं करता, साफ बात है। क्योंकि भाई साहब उसे देखो, उसे अब जो गाज़ा में पीस टॉक चल रही है ना कि हमास को डिसआर्म करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान को साथ में लेने का प्लान है। क्योंकि पाकिस्तान तो फिर से पैसे पकड़ेगा, क्योंकि भाई साहब पीस टॉक चल रही है, पाकिस्तान फिर से पैसे पकड़ेगा कि भाई देखो अब हम जा रहे हैं भाई, अब हम डिसआर्म करेंगे। कि जब इनका पाकिस्तान का जन्म हुआ था तब से इनकी विचारधारा है कि भाई साहब
इसराइल के मतलब इसराइल के साथ हम नहीं जाएंगे, मतलब कि इसराइल में कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई भी पाकिस्तान की पासपोर्ट पर भी लिखा पड़ा है, ठीक है। तो फिर ये इसराइल का समर्थन कैसे करेंगे भाई साहब? इसराइल तो खुश हो जाएगा ना कि अगर पाकिस्तान अगर समर्थन करेगा कि भाई साहब डिसआर्म करने के लिए हमास को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर डिसआर्म करने के लिए बोलेगा, तो फिर पाकिस्तान कैसे करेगा? मतलब कि पाकिस्तान अपनी अवाम को क्या चुन देगा? फिर अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे ये? कि भाई साहब हमास को डिसआर्म कर दिया, उसके बाद तो फ़लस्तीन में क्या कर देगा फिर इसराइल? मतलब कि ये तो धर्म संकट में पड़ गए हैं भाई साहब ये, कि मतलब कि भाई अमेरिका के साथ साथ देना इतना महंगा पड़ सकता है पाकिस्तान को भाई साहब। सही, व्हाइट हाउस में कोई भी फ्री डिनर नहीं होता भाई साहब, ये तो देख लिया है भाई साहब। अमेरिका अगर कुछ देता है ना तो भाई साहब बदले में इतना गुना वसूलता है ना कि भाई साहब हालत ख़राब रहती है सामने वाले की। इसलिए भैया जितना है ना उतने पे ही रहो। भारत क्यों नहीं जाता भाई साहब अमेरिकन कैंप में? भाई साहब भारत एक बारी को भाई साहब रशिया के कैंप में चला जाएगा, लेकिन भाई चाइना के कैंप में चला जाएगा, लेकिन भाई साहब अमेरिका के कैंप में नहीं जाएगा भाई साहब। अमेरिका पता है भाई साहब, सबको पता है कितना दोगला है अमेरिका, क्योंकि भाई साहब बिना बिना मतलब कि बिना कुछ लिए दिए मतलब वो बात मतलब करता ही नहीं है, मतलब कि इंटरेस्ट पे चलता है भाई साहब। थोड़ा सा अगर वो देता है ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा वसूलता है, ठीक है। इसलिए भारत तो बिल्कुल भी मतलब कि मुँह नहीं लगाता भाई अमेरिका को। भाई साहब रशिया ठीक है भाई, अमेरिका से बढ़िया तो चाइना है, चाइना भी फिर भी ठीक है भाई साहब अमेरिका से तो भाई, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान तो भाई साहब पाकिस्तान है, हर जगह से डॉलर पकड़ते हैं, उसके बाद इनकी ऐसी धुलाई होती है ना, ऐसे जूते पड़ते हैं ना हर जगह से कि भाई साहब इनको नानी आता जाती है अपनी, कि भाई मतलब कि ये क्या हो गया भाई साहब पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आवाम को हमेशा ही चूरन देते हैं, भारत आ जाएगा भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा भाई साहब। IMF से इतना लोन पकड़ते हैं, अब अमेरिका ने अलग जाल बिछा दिया इनके लिए, अब ये क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा भाई साहब, लेकिन मज़ा जरूर आएगा। खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।